औरतों के अदम तहफ़्फ़ुज़ का मसला, इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, जलाया जा रहा है। मणिपुर की सूरत हाल, लिंगायत कम्युनिटी के तजुर्बा, सिखों के तजुर्बा, इन मसाइल ने अवाम की तवज्जो को अपनी तरफ खींचा है। और जो नॉन इश्यूज़ को उठाया जा रहा था, कम्युनल और फैसिस्ट माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही थी, वो बड़ी हद तक कामयाब नहीं हो पाई। तो ये मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, ये जो आपने अदीब साहब ने उन्वान रखा है, तो ये ज़रूर सामने रहना चाहिए कि मौजूदा सियासी सूरत हाल मुस्तक़बिल के बारे में प्रॉमिसिंग है, उम्मीद अफ़ज़ा है। ये सिग्नल दे रही है मौजूदा सूरत हाल कि अगर सही सिमत में और ज़्यादा काम किया जाए, मिलजुल कर काम किया जाए, नेक नियति से काम किया जाए और मुल्क के जितने भी मजलूम आवाम हैं उनके इंसाफ दिलाने के लिए काम किया जाए, अलग अलग कोशिशें करने के अलावा इकट्ठा भी कोशिश की जाए, तो नतीजे बहुत अच्छे निकलते हैं। मुझे मालूम है कि अदीब साहब ने पूरे मुल्क में अपने साथियों के साथ कहाँ कहाँ का दौरा किया। रमज़ान का महीना था, इसी सिलसिले के एक मशवरे के लिए मैंने अदीब साहब को फ़ोन करके रहमत दी कि पूरे मुल्क में कैसे काम किया जाए। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक नशिस्त बुलाई मशवरे के लिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अदीब साहब रमज़ान के बावजूद फ़ौरन तशरीफ़ ले आए और हम लोगों ने एक लाहेअमल बनाया। पहली बार मुल्क के उलमा, अइम्मा मसाजिद, उन्होंने वोटर आईडी बनवाने में, करेक्शन करवाने में और फिर पोलिंग के दिन वोट डलवाने में बहुत मेजर रोल प्ले किया है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये वो लोग हैं जिनका डायरेक्ट आवाम से ताल्लुक़ होता है, ग्रेस रूट लेवल पर इनका ताल्लुक़ होता है, मोहल्ले और गांव और ब्लॉक और तहसील और ज़िले की सतह पर इनका ताल्लुक़ और राब्ता होता है। अगर हमारी ये सारा तबका भी सिविल सोसाइटी का जुज़ बनकर अगर ये काम करने के लिए खड़ा होता है, तो वो नतीजा निकल सकता है जो अभी निकला। और ये तो अभी शुरुआत है, इससे बहुत बेहतर नतीजे मुस्तक़बिल में निकल सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारे बहुत से लोग उलमा और अइम्मा मसाजिद को सिविल सोसाइटी से अलग समझते हैं। खुदा जाने सिविल सोसाइटी के लिए कोई लिबास शर्फ है, उसका भी कोई यूनिफॉर्म है, उसकी भी कोई पहचान है। क्यों सिविल सोसाइटी में उनको नहीं समझा जाता, जो सबसे ज़्यादा पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं। जहाँ तक मुस्तक़बिल के लाएअमल की बात है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर जो खुशफहमियाँ थी संघ परिवार के बारे में, बीजेपी के बारे में, बड़ा अच्छा हुआ कि 10 साल के तजर्बे के बाद वो गलतफहमियाँ, खुशफहमियाँ कम हो गई। मैं अभी ये तो नहीं कहूँगा कि दूर हो गई, लेकिन बहुत कम हो गई। याद रखिए कि जब 2014 में इनको मुल्क ने वोट किया था तो हिंदुत्व की बुनियाद पर नहीं किया था, 15 लाख की बुनियाद पर किया था। 2 करोड़ जॉब हर साल मिलेंगे, इसकी बुनियाद पर किया था। किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, इसकी बुनियाद पर किया था। इस बुनियाद पर मुल्क ने उनको वोट किया था। अतन ये मैं कम से कम इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि हमारे मुल्क में जो नॉन मुस्लिम भाई और बहनें हैं हमारे, और नौजवान बेटे और बेटियाँ हैं, वो हिंदुत्व के जहर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि पूरा इतना जहर घोल दिया है, हर शख्स नफरत की आग में जल रहा है। मेरा इंटरेक्शन जितना मुसलमानों से है, अगर मैं ये कहूँ कि उससे ज़्यादा नॉन मुस्लिम से है तो मुबालगा होगा, लेकिन उससे बहुत कम भी नहीं है। जब किसान आंदोलन हुआ तो मैं अकेला एक मौलवी आलिम कहलाने वाला शख्स किसान आंदोलन में जाकर शरीक हुआ
और उसका ये नतीजा निकला कि मैं जब पंजाब बॉर्डर पर पहुंचा तो अकाल तख्त की तरफ से नहन सिख भाइयों का एक पूरा ग्रुप अपनी मजहबी रवायात के मुताबिक पूरे हथियार लेकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर मेरे इस्तकबाल के लिए आया। उसके बाद मेरी सिख लीडरशिप से बहुत सी मुलाकातें हुई। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ, इसलिए कि यहाँ आप में से एक एक शख्स के पीछे सैकड़ों हजारों लोग हैं। मैं जब अकाल तख्त के उस वक्त के जत्थेदार सरदार हरप्रीत सिंह को मैंने जब फ़ोन करके ये बात की कि मैं आपके पास हाजिर होना चाहता हूँ, अकाल तख्त आना चाहता हूँ, दरबार साहब आना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे हैरत हुई कि मुझे पहचान गए। वो YouTube वगैरह से मेरी गुफ्तगुएँ सुनते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आप अकाल तख्त ना आएँ, अकाल तख्त आप ज़रूर आएँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर आएँ, मैं आपसे बहुत डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूँ। आपको खुशी होगी कि मैं 100 किलोमीटर का सफ़र करके अमृतसर से उनके घर गया। 6 घंटे लगातार उन्होंने मुझसे बातचीत की। और ये वो बंदा है सरदार हरप्रीत सिंह जिन्होंने कुरान मजीद का पंजाबी गुरमुखी ज़बान में तर्जुमा किया है। आप गौर की। और फिर उसके बाद एक और नई बात उन्होंने बताई कि उनका जो PhD का थीसिस था वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के उन 99 नामों पर रिसर्च किया उन्होंने। और ये साबित किया है कि बाबा गुरु नानक ने जो 99 नाम अल्लाह के नकल किए हैं वो 100% वही नाम है जो कुरान और हदीस में आए हैं, उसका पंजाबी में तर्जुमा किया गया। ये उनका PhD का थीसिस था। और सुनिए, उन्होंने मुझसे दरमियान में पूछा कि आपने कहाँ तालीम हासिल की है? आप इंग्लिश भी बोल रहे हैं, आप हिंदी भी बोल रहे हैं, आप फारसी के कोटेशन और अशार पढ़ रहे हैं, आप अरबी के कोटेशन, तो बहुत लंबी गुफ्तगू थी। तो मैंने कहा कि मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में तालीम हासिल की, मैंने वहाँ से PhD किया। आप हजरात के सामने मैं अर्ज़ करता हूँ, जब मदीने के नाम मैंने उनके सामने लिया तो सरदार हरप्रीत सिंह कुर्सी छोड़कर नीचे बैठ गए। और वो कहने लगे कि आपने मदीने में एजुकेशन हासिल की है, कितने साल आप मदीने में रहे? जब मैंने कहा तकरीबन 8-9 साल रहा, तो यकीन कीजिए कि करीब था कि अपना सर मेरे कदमों पर रख देते। मैं गुनहगार आदमी हूँ। ये है मजहबी, ये है हिंदुस्तान, ये है हमारा मुल्क। हमने शायद अभी तक अपने मुल्क को, इसके पोटेंशियल को पहचाना नहीं है। हम भी कहीं प्रोपेगेंडे के शिकार हुए हैं, हम भी कहीं मायूस और खौफजदा हुए हैं, हम भी कहीं अजनबियत के शिकार हुए हैं, हमने भी कहीं फासले रखने शुरू किए हैं। हमारे भी घरों में पड़ोस के गैर मुस्लिम नहीं आते बेतकल्लुफ़, हमारी औरतों से उनकी महिलाओं की बेतकल्लुफ़ी नहीं होती। उसके बाद मुझसे कहने लगे कि पानी में बनवाता हूँ घर से, आप पढ़कर फूंक दीजिए, मैं ज़िंदगी भर उस पानी को ऐड करता रहूँगा, पीऊँगा। मैं ये सोचता रहूँगा कि मदीने वाले का पानी है, मदीने वाले का इसमें शामिल, ये हमारा मुल्क। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाहे अमल की जहाँ तक बात है, अगर उम्मीद बनती है यहाँ आकर, अगर अजीब साहब उनके साथियों की क़यादत में ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है फॉर सिविल राइट्स, ये इशारा करता है कि आपके जहन में सिर्फ मुसलमानों के राइट्स का मामला नहीं है, आपके जहन में पूरे भारतवासियों का राइट्स का मामला है। और ये ऐन कुरानी तालीम है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हम वो उम्मत है ही नहीं जो सिर्फ अपनी राइट्स की लड़ाई लड़ें, हम वो उम्मत हैं जो दुनिया के राइट्स की लड़ाई लड़ें, दुनिया वालों के राइट्स की लड़ाई लड़ें। असल में मुख्तसर बात अर्ज करता हूँ, नबियों का मिजाज अपने हुकूक की लड़ाई लड़ना नहीं था, अपने फ़राइज़ अदा करना था। जब कोई कौम अपना फ़र्ज़ अदा करती है तो दूसरों के हुकूक अदा होते हैं,
और जब दूसरों के हुकूक अदा होते हैं तो उनके दिल में आपकी मोहब्बत आती है, वो आपके एहसानमंद होते हैं। इस्लाम दावत देने से नहीं फैला है। कोई मुझे एक तकरीर दिखा दे, एक तकरीर दिखा दे जिस तकरीर में रोमन एम्पायर में और पर्शियन एम्पायर में किसी सहाबी ने जाकर, अहले बैत के किसी फर्द ने जाकर वहाँ तकरीर की हो। तकरीरों से इस्लाम नहीं फैला, एग्जाम्पल से फैला, प्रैक्टिस से फैला, दर्द दिल से फैला, हुस्न अखलाक से फैला, हक गोई और रास्तबाजी से फैला, सच बोलने से फैला। हमारे मुल्क में एक खरा है और एक वैक्यूम है। उस वैक्यूम को पूरा करने की ज़रूरत है। मुसलमान बेस्ट क्वालिफाइड हैं कि वो उस वैक्यूम को पूरा करें, बशर्ते कि मुसलमान वाकई मुसलमान हों, मुसलमान वाकई कुरान को समझें, मुसलमान वाकई इस्लाम को समझें। कुछ थोड़े बहुत अमल कर लेने को इस्लाम को समझना नहीं कहते। हम पूरे इस्लाम को समझे में कोताह हैं, इसका हमको एतराफ़ करना चाहिए। मैं तो ये एक प्रैक्टिकल गुजारिश करके रुखसत होऊंगा कि ये इजलास एक नुक्ता आगाज़ साबित हो और आप एक सिविल सोसाइटी की एक नुमाइंदा कमेटी बनाएं और वो मुस्तकिल तौर पर काम करें और हर सूबे में उसकी शाखें हों, हर ज़िले में उसकी शाखें हों। जिन लोगों का आवाम से बहुत राब्ता है, जिनका वो हो सकता है मीडिया में ना आते हो सकता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई नुमाया हैसियत उनकी ना हो, मीडिया उनको इग्नोर करता हो, और ऐसे बहुत से ज़मीनी वर्कर होते हैं जो खुद मीडिया को इग्नोर करते हैं। उनको अपने काम से काम है। इस इलेक्शन में भी उन लोगों ने बहुत काम किया है जिन्हें कोई नहीं जानता, और न जो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हें कोई जाने। बहुत पुरुम्मीद हूँ मैं भारत के मुस्तकबिल के बारे में। डिपेंड करता है भारत का रोशन मुस्तकबिल हमारे आपके एहसास जिम्मेदारी पर। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, आप सोचिए ज़रा, 80 करोड़ लोग, 80 लाख लोगों को हमारी मौजूदा सरकार वो मुफ्त का राशन दे रही है, और इस पर और 80 करोड़ जज़ाकल्लाह 80 करोड़, और इस पर बहुत फ़ख्र कर रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि टोटली फेल है हुकूमत मुल्क के गरीबों की गुर्बत को दूर करने में। इकोनॉमी भारत की नहीं बढ़ रही है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। इंडियंस बेचारे गरीब होते चले जा रहे हैं। अडानी और अंबानी की इकोनॉमी बढ़ रही है, उनकी वो 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो कहाँ भारत के लोगों तक पहुँच रही है, आप खुद मान रहे हैं। और वो भी 5 किलो राशन पूरे महीने के लिए 80 करोड़ लोगों को सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन मैं यहाँ तनकीद करने नहीं बैठा, मेरा मिजाज तनकीद का नहीं है। मैं ये सोचता हूँ रोज़ महशर क्या अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा कि ये बताओ तुमने अगर मुल्क के भूखों की भूख को दूर करने की कोशिश की होती मोहम्मद मुस्तफ़ा के नक्श कदम पर चलते हुए, तो तुम्हारे मुल्क में इतनी गुर्बत ना होती। हमारी जिम्मेदारी है, और मैं यकीन कीजिए मेरे नज़दीक असल हल यही है। तमाम सियासी कोशिशें सर आँखों पर, लेकिन वो सियासी कोशिशें टाइम गेन करने के लिए हैं कि हमको काम करने का मौका मिले। वो अल्टीमेट सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। जैसे मौजूदा जो तब्दीली हुई, या तब्दीली अधूरी सी तब्दीली हुई, या मसलन अलायंस के लोग हैं, ये भी अपनी जिम्मेदारी समझें। वाकई अजीब साहब ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में जो बात कही थी कि ये कैसा सेकुलरिज्म है कि आप किसी मुसलमान को अपने पास में खड़ा करने से घबराते हैं, किसी मुसलमान का नाम लेने से घबराते हैं। मैंने अखिलेश मेरे पास आए, मैंने अखिलेश से कहा ये अल्पसंख्यक क्या होता है? आप मुसलमान क्यों नहीं बोलते, आप सिख क्यों नहीं बोलते, आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बोलते? यही सूरत-ए-हाल हर एक की है। बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी की ज़बान से मैं तरस गया हूँ मुसलमान के लफ्ज़ सुनने के लिए। बिल्कुल साफ बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़, ये क्या बात है?
क्यों किसी मुसलमान को ओहदा नहीं दिया जाता? मुसलमान को सामने, मुसलमान के वोट आपको चाहिए, लेकिन मुसलमान को बराबरी का दर्जा देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो जितना इस मुल्क की बर्बादी में सो कॉल्ड फैसिस्ट फोर्सेस का हिस्सा है, मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि सो कॉल्ड सेक्युलर फोर्सेस भी कुछ कम मुजरिम नहीं है। बड़ी गलती उनसे हुई और हमसे भी गलती हुई है। हमने भी शुरू से, मैं अक्सर एक मिसाल से अपनी बात को पेश करता हूँ कि रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर भी ट्रेन का इंतज़ार करता है और एक कुली भी ट्रेन का इंतज़ार करता है, लेकिन दोनों के इंतज़ार में बड़ा फ़र्क होता है। कुली तो इसलिए इंतज़ार करता है कि वो एक बाबू को उतार देगा और एक बाबू को चढ़ा देगा और कुछ मजदूरी मिल जाएगी। मुसाफिर इंतज़ार करता है ट्रेन पर सवार होकर मंजिल तक पहुंचने के लिए। हम मुसलमान भी ज़्यादातर इलेक्शन की रेल का इंतज़ार एक कुली की तरह करते हैं। तो इलेक्शन की रेल जब आएगी तो एक पार्टी को हम उतार देंगे और एक पार्टी को चढ़ा देंगे। ये जो स्ट्रेटजी है ये कामयाब नहीं हो सकती। अब तक का तजुर्बा काफ़ी है होश के नाखून लेने के लिए। एक ऐसी क़यादत उभरनी चाहिए। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करूँगा। और काश IMCR को ये सआदत हासिल हो कि उसके जैसे अमीर जमात इस्लामी मोहतरम साजिदा हुसैनी साहब ने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने फरमाया कि जमात की तरफ से मुकम्मल ताउन है। यही सूरत हाल आपको मिलेगी अक्सर तंजीमों और जमातों की तरफ से। IMCR की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया जाए कि एक ऐसी क़यादत उभरे, एक ऐसी लीडरशिप उभरे जिसकी क़यादत आपके हाथ में हो, जिसमें सब शरीक, जिसमें सिख भाई भी हो, क्रिश्चियंस भी हो, लिंगायत भी हो, बुद्धिस्ट भी हो, OBCs भी हो, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग भी हों, ट्राइबल लोग भी हों, आदिवासी भी हों।